आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमने कल लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें काफ़ी बातें की और काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम हिंदुस्तान, वो उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो कि एक्चुअल हो रही हैं। और इन अ वे इंडियन मीडिया का जो ड्रामा है उसने काफ़ी बातों को ख़राब किया। लोगों को झूठ बेचा गया और लोगों को समझ नहीं आई कि आखिर में हो क्या रहा है। ख़ास तौर पे इंडिया की साइड पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और इस टाइम भी इतनी सख्त मिस इन्फॉर्मेशन है कि इंडियन लोगों को जो मीडिया के थ्रू और इवन के इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फीड किया जा रहा है वो सच नहीं है। मगर ये भी याद रखिए कि इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस हकीकत को ना सिर्फ जानते थे कि क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बल्कि प्रिडिक्ट कर रहे थे। आज से 2 वीक्स पहले की एक वीडियो है। ये इंडिया के काफ़ी बड़े, मतलब आई थिंक बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिफेंस एनालिस्ट हैं ये परवीन साहनी साहब। इनका बहुत जिक्र आजकल हो रहा है। इनकी वीडियो इंग्लिश में है और ये स्पेशली ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आज से 2 वीक्स पहले पोस्ट की गई थी 25 अप्रैल को, जब अभी ना इंडिया की तरफ से अटैक्स हुए थे पाकिस्तान पे और ना कुछ और हुआ था। मगर इन्होंने ये कहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये तो डिफेंस एनालिस्ट हैं और सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा था कि इंडिया जंग नहीं करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि एक रैशनल आदमी जब सारी चीज़ों को अपनी सोच के मुताबिक देखता है तो वो एनालिसिस करता है कि यार इस सिचुएशन में जंग होगी या नहीं। मगर जो साहनी साहब कह रहे थे वो अपनी जगह पे 100% ठीक कह रहे थे, मगर आगे लोगों को नहीं पता था ना कि ये जो ड्रामेबाज बैठे हुए हैं ये इन बातों को तो देख ही नहीं रहे, तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। और उनको इवन के जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे डिफेंस और ऑफेंस से रिलेटेड वो नहीं पता थे। तो सानी साहब की वीडियो का लिंक मैंने नीचे इसमें डाल दिया है। इनकी 2 वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये वीडियो है, ठीक है, ये इन्होंने 7 मई को पोस्ट की थी। इसमें भी इन्होंने बड़ी की इनसाइट्स दी हैं इंडिया और पाकिस्तान के सारे कन्फ्लिक्ट पे, और जो इस बात से लेके डिस्कस किया कि कश्मीर में 370 टूटने का क्या नुकसान हुआ और बाकी चीज़ें क्या हुई। ये सब उन इंडियन और पाकिस्तानी दोस्तों को देखनी चाहिए जो ये समझना चाहते हैं कि हमारे कन्फ्लिक्ट की रियल रीज़न क्या है और इस कन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या हो सकता है हम दोनों कंट्रीज़ के लिए और उनके लोगों के लिए। तो इन 2 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मेरा मेन फोकस ये वीडियो है जिसमें सानी साहब ने कहा था कि जंग नहीं करेगा इंडिया, और उन्होंने ये बताया भी था कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जंग नहीं करनी चाहिए। और इवन के ये नज़र आ रहा था, इन्होंने जो बातें की थी अपनी वीडियो में उससे ये पता लग रहा था कि जंग अगर इंडिया करेगा तो उसका लाइकली आउटकम क्या हो सकता है। और लिटरली आउटकम वही हुआ है कि इंडिया को कोई एडवांटेज हासिल नहीं है, बल्कि इंडिया कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो इंटरनेशनली अभी बिल्ड हो गए हैं, स्पेशली इस साल के शुरू से, उनकी वजह से इंडिया को क्या नुकसान होगा, ठीक है, चाइना का क्या रोल होगा और बाकी चीज़ें। तो मैं सारी वीडियो में जो इन्होंने बातें की हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं ज़रूर, मगर मैं इन दोनों वीडियोस के लिंक्स नीचे डाल दूंगा। फोर्स मैगजीन को आप जाके सब्सक्राइब भी करें और देखें। करण थापर साहब के पास भी आए थे, उधर भी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी, ठीक है, उसको भी ज़रूर देखें आप। और थोड़ा सा आगे ये डिस्कस भी करेंगे। एक और वीडियो आज मैं बना दूंगा जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि अब लाइकली आउटकम आगे क्या होने वाला है, इसके बाद इससे आगे बात कहाँ जाएगी, ठीक है। इन दिनों में काफ़ी पॉलिटिकल कमेंट्री मेरी तरफ से देखने को आपको मिलेगी, मगर क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं पीस के लिए वॉइस करता हूँ, लोगों को जगाना मेरा मकसद है जिनको डिल्यूजन दी गई है, तो इसलिए मैं ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो हमारी रेगुलर वीडियोस होती हैं साइंस से रिलेटेड वगैरह वो बाद में हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे दोबारा,
आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। और मैं उन दोस्तों से जो कि मेरे आइडिया से अंधभक्त जो हैं, या अंधभक्त नहीं कहता मैं आपको, जो आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में मानते हैं, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। मैं लिटरली ये चाहूँगा कि आप चले जाएं, आप अपना खून नहीं जलाएं मेरी बातें सुन के, अगर आपको नहीं पसंद आती। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं किसी को खुश करने के लिए बात नहीं करता। मेरा मकसद न्यूट्रल तरीके से एक सच्चाई को बयान करना है ताकि लोग उसको समझ पाएं। तो वो सब दोस्त जिनको नहीं लगती मेरी बातें अच्छी, ज़रूर आप छोड़ के चले जाएं। आई वुड बी ग्लैड आप जाके किसी और को देखें। अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री हैं और आपको अच्छी नहीं लगती, किसी और को देखें। हो सकता है आपको उससे बातें सुन के दिल को कोई सुकून मिल जाए, मगर मेरी तरफ से सच आपको थोड़ा बेचैन ज़रूर करेगा। और अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो पूरी ज़रूर देखिएगा, सारी बातों को समझिएगा और फिर अपनी राय तमीज़ से तरीके से कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। तो सानी साहब ने अपनी वीडियो में कुछ ख़ास बातें की थी। सबसे पहला तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो दोनों रिवोक किए हैं मोदी ने, ये बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप जो है वो कश्मीर में बदल गया। इंडिया ने क्योंकि ये यूनिलैटरली किया, यानी सिर्फ अपनी तरफ से, और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसे रिवोक कर दिया, इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीरी नाराज़ नहीं है, इसकी वजह से चाइना भी नाराज़ है, ठीक है। क्योंकि चाइना ये समझता है, और चाइना की ये नाराज़गी सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से चाइना की भी अब हिम्मत बढ़ गई है कि ठीक है, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंडिया नहीं मानता तो ठीक है, फिर हम क्यों माने, फिर हम क्यों बॉर्डर्स की और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की और यूएन कन्वेंशंस की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो चाइनीज़ जो हैं उन्होंने बायलैटरल, ये सानी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप वीडियो खुद जाके देख सकते हैं, बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम को एक रीजनल 3 फ्रंट इशू बना लिया, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है असल में न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इंडिया के सामने 5 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है, और इंडिया को इन 5 के 5 से एक वक्त में लड़ना होगा, ठीक है। और इन्फिनिट रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी ऐसा करने के लिए। पहला क्या है कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके अंदर जो PLA है वो ग्रे जोन में बार बार आता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहेगा, फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ्स होंगे उसके साथ, और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सब कुछ होगा, ठीक है। और चाइनीज़ फ्रंट पे इंडिया को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अब उस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा। कश्मीर के स्टेटस को जब वो कर रहा है कि नहीं हम करेंगे, तो फिर चाइना के पास क्या मॉरल रीज़न है कि वो भी ना करें। कश्मीर की लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। कश्मीर क्योंकि हॉस्टाइल हो गया है 370 की वजह से, इस वजह से इंडियन आर्मी के लिए जो सप्लाई लाइंस कश्मीर में जाती हैं उनकी तरफ हॉस्टाइल बिहेवियर इंक्रीज़ होने का चांस है। और ये 2019 में जो चेंजेस की गई थी उसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से ज़्यादा इन्फेंट्री और रेजिमेंट्स चाहिए होंगी जो कि सप्लाई लाइंस को गार्ड करें। फिर ट्रेडिशनल फ्रंट का मसला कि पीयर लेवल इंडियन और पाकिस्तानी आर्मीज़ जो हैं वो दोनों पीयर लेवल हैं, वो दोनों मैच्ड हैं, ठीक है। ये डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और क्योंकि इंडियन मीडिया और नरेंद्र मोदी और BJP ये कहती है कि पाकिस्तान जो है ना बहुत इन्फीरियर है और वो नहीं जीत सकता इंडिया से, ठीक है। और आज 11 मई को 2025 ये बात अच्छे तरीके से साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान इन्फीरियर नहीं है, बल्कि इस टाइम इंडिया के जो डिफेंस कवच है या जो इंडिया की जो डिफेंसिव शील्ड है उसमें काफ़ी सुराख हैं। ये बात देखने को नज़र आ गई है। एटलीस्ट एयरफोर्स के लेवल तक तो इंडिया बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया, मगर ये प्रेडिक्शंस थी ऑलरेडी, ठीक है। IAF फाइटर्स जो हैं और आर्टिलरी जो है उनको 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ सकती है इन फ्यूचर कभी। अगर अभी भी जो अभी हुआ है उससे BJP नहीं सीखेगी और इंडिया के लोग इस तरह की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 2 फ्रंट वॉर हो सकती है। और CNN की तरफ से ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वाइट हाउस में और JD वैंस को ऐसी इंटेल दी गई थी कि अगर इस वीक के एंड तक ये सीज़ फायर ना हुई तो मसले बहुत ख़राब हो जाएंगे। अब वो क्या था, क्या 2 फ्रंट वॉर शुरू होने का चांस था
ये हम नहीं जानते, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आने वाले कुछ अरसे में ये सारी बातें खुल जाएंगी। ठीक है जी। तीसरा क्या था जो प्रवीण सानी साहब ने कहा था, वो ये था कि साइबर अटैक्स होंगे। अभी ये रिपोर्ट्स ज़रूर हैं कि इंडिया में बहुत जगह पे ग्रिड और ट्रेन लाइंस का इशू है, और जो इन्होंने कहा था वो ये था कि ये अटैक पाकिस्तान के तरफ से भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान के और चाइना की एबिलिटी शेयर्ड है, और ये डायरेक्टली बीजिंग से भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा था कि नॉन काइनेटिक डोमेन के अंदर, यानी फाइटिंग वाले नहीं, साइबर वॉरफेयर और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर क्रिटिकल नोड्स हैं जो वनरेबल हैं इंडिया के अंदर। इंडिया की बहुत ज़बरदस्त किस्म की वनरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के अंदर बहुत सी कमज़ोरियों को जो है वो डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के मिलिट्री अताशीज़ का बहुत बड़ा नंबर बीजिंग में परमानेंटली इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसके होने की वजह क्या हो सकती है कि मिलिट्री कोऑपरेशन चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बढ़ चुका है। ना सिर्फ ये, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या आर्म्स प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू 2019 से पहले वाला दौर। ठीक है। अब मसला ये है कि इंडिया जो है, फिर इन्होंने 1999 में कारगिल का जिक्र किया, जिसमें इन्होंने जो वर्ड यूज़ किए वो ये थे कि इंडियन जो आर्मी के लोग थे या इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, वो ब्रीफ केसेस में डॉलर भर के दुनिया में फिर रहे थे कि हमें आर्म्स की या सप्लाईज़ की ज़रूरत है, और उनको बहुत मुश्किल हो रही थी 1999 में कारगिल के वक्त में। ठीक है जी। और बड़ी मुश्किल से ये चीज़ हुई थी क्यों, और मगर अब ये है कि अब सिचुएशन इतनी चेंज हो चुकी है कि अगर फ़र्ज़ करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई लॉन्ग वॉर भी होती है जो कि महीना या 2 महीने पे जाती है, तो पाकिस्तान के लिए आर्म्स प्रोक्योरमेंट का मसला बकौल प्रवीण सानी साहब के नहीं होगा, क्योंकि वो चाइना की तरफ से आएंगे। तो इन्होंने फिर एंड पे ये बताया कि मेन इफ़ेक्ट्स इन 5-6 मसलों की वजह से क्या होंगे। कि पहली तो बात है कि इंडिया की जो एयर पावर है वो डिवाइडेड होगी बिटवीन द नॉर्दर्न बॉर्डर जो कि चाइना के साथ है, क्योंकि एस्केलेशन अगर बहुत हद तक बढ़े तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट एक रियल डेंजर है। ठीक है। और दूसरा ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया को असल में अपने सबसे अच्छे प्लेन्स नॉर्दर्न बॉर्डर पे ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट थ्रेट वहाँ से होगा, पाकिस्तान का थ्रेट बहुत कम है। ठीक है जी। फिर दूसरा मसला है आर्म्स का, इन्फेंट्री का, कि इन्फेंट्री भी डिवाइडेड होगी नॉर्थ में भी और इस तरफ भी। लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इशू होगा कि 2 फ्रंट्स पे इंडिया किस तरह लॉजिस्टिक्स को हैंडल करेगा। इसके अलावा इन रीजंस की वजह से सोनी साहब समझते थे कि इंडिया हॉट वॉर नहीं चाहता। दूसरी बात है कि इंडिया ना सिर्फ हॉट वॉर नहीं चाहता, इंडिया क्या चाहता है कि वॉर ना हो। मगर मसला ये है कि जब आपने मोदी जैसे लोग बिठाए हों जिन्होंने वॉर मॉन्गरिंग का एक एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया हो, तो फिर ये सारी जो एक सेन बातें थी, जो कि अक्लमंदी की बातें थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है। सानी साहब का ख्याल था कि सिर्फ स्किर्मिशेस होंगी, कि बॉर्डर पे फायरिंग कर लेंगे और इससे आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। सानी साहब ये बात उनके शायद वहमो गुमान में भी नहीं होगी, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ इन लोगों को नहीं समझते होंगे कि ये मेनलैंड पाकिस्तान में लाहौर के पास या और जगहों पे अटैक कर देंगे, वो भी एयर स्ट्राइक्स, और ये फिर पाकिस्तान को फोर्स करेंगे कि वो भी एयर स्ट्राइक्स का जवाब एयर स्ट्राइक्स से दे। ये ब्रह्मोस मिसाइल तक चलाएंगे और बाद में अल-फतह मिसाइल भी चल जाएंगे, और फिर इंडिया के भी काफ़ी एयर बेसिस पे सख्त किस्म का नुकसान हो जाएगा। ये बात सानी साहब सोच रहे थे कि इनको बेवकूफ़ों को पता होगी। ठीक है जी। तो ये यही समझ रहे थे कि LOC के 2 तरफ ज़्यादा तमाशा होगा, टीवी पे जंग होती रहेगी, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और आर्टिलरी ड्यूल्स होते रहेंगे। ठीक है। सिविलियंस कुछ मरेंगे दोनों साइडों पे, एग्रीकल्चर डिसरप्ट होगा, ये कह रहे थे। ठीक है। फिर दूसरी जो ये बात कर रहे थे कि 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए थे और 2019 में जो बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, वो सारा पॉलिटिकल थिएटर था और कोई सस्टेन्ड मिलिट्री ऑफेंसिव ये नहीं था, जिसका मसला असल में डोमेस्टिकली पॉलिटिकल तौर पे अपने आप को टफ या स्ट्रॉन्ग मैन दिखाना मोदी गवर्नमेंट का मकसद था। ठीक है।
और वो समझ रहे थे कि ये तमाशा यानी ये गैम्बिट अब दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार इंडिया को भी पता है, पिछली बार 2016 और 19 में इंडिया के पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही इंडिया इस तरह की बातें शुरू करेगा पाकिस्तान हाई अलर्ट पे होगा और इंडिया रिस्क नहीं लेगा कि उस हाई अलर्ट की वजह से नुकसान हो। मगर क्या हुआ कि जो सानी साहब समझ रहे थे कि एक रैशनल माइंड डिसाइड करेगा, और वो समझ रहे थे कि मोदी या फिर बाकी की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इस तरह की गलती नहीं करेगी क्योंकि उनको पता होगा कि रिस्क कितना हाई है, मगर उन्होंने ना सिर्फ गलती की बल्कि गलती करके पाकिस्तान के मुताबिक 5 जहाज़ गवा भी दिए। और सानी साहब की वो वीडियो जो कि इंडिया में ब्लॉक हुई वो थी जिसमें वो इस बात का एविडेंस दे रहे हैं या वो ये बता रहे हैं कि 4 जहाज़ों के गिरने के साइंस मौजूद हैं जो इंडिया ने एस्केलेशन की थी इन इटसेल्फ उसमें, और वो आपकी गवर्नमेंट ने इंडिया में वीडियो ब्लॉक कर दिया। बाद में सानी साहब को करण थापर ने बुलाया अपने चैनल पे और करण थापर का चैनल भी द वायर इंडिया में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो बातें हैं सारी आप जो सुन रहे हैं मुझसे इस टाइम आपको बुरी लग रही होंगी, मगर मैंने कहा आप एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको नहीं अच्छी लगती चैनल आप अनसब्सक्राइब करें, चले जाएं। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों का व्यूज़ नहीं चाहिए जो बेसिकली जो सिर्फ नफरत से भरे हुए हैं और जो समझते हैं कि कोई सेन बात नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम रेडीनेस पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक जो है इस बार वो समझ रहे थे कि म्यूचुअल एस्केलेशन हो सकती है और इंडिया उसे सस्टेन नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया था ये सारे तमाशे के होने से 2 हफ्ते पहले। अभी ना इंडिया ने मेनलैंड पाकिस्तान में डिफरेंट टारगेट्स को टेररिस्ट टारगेट्स कह के अटैक किया था, कुछ भी नहीं हुआ था, मगर ये प्रिडिक्शंस इन्होंने कर दी थी असल में कि नुकसान होगा और उस नुकसान को अवॉइड करने के लिए इंडिया ऐसा नहीं करेगा। मगर जाहिर बात है उन्होंने फिर भी कर दिया और वो नुकसान हो गया जो ये बता रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कैलकुलस में ट्रिगर और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। इन्होंने ये बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वो उसके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर पाकिस्तान के पानी के हिस्से पर डाका डाला गया तो क्या होगा, ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और इन्होंने कहा कि इंडिया ये काम अभी कर रहा है जो कि गलत है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इससे फोर्स हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड करे। हम अब जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो सबवर्ट करने की बात है, इन द शॉर्ट टर्म उसका कोई नुकसान हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मगर इन द लॉन्ग टर्म हो सकता है। मगर अभी जो सीज़ फायर हुई और सारा तमाशा हुआ है और जो इस वक्त मोदी को मुंह की खानी पड़ी है, आई डोंट थिंक सो कि ये जो दावा किया गया था एक बूंद भी पानी नहीं देंगे इन द लॉन्ग रन वो सर्वाइव करेगा। दूसरी बात है कि सानी साहब ने इस बात का खुल के इजहार किया था अपनी वीडियो में कि क्लाइमेट और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन जाएगा अगर पाकिस्तान के पानी को रोका गया, और उनका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है और पाकिस्तान ऐसे केस में रैपिड मिलिट्री रिस्पांस दे सकता है। अब ये भी इनकी प्रेडिक्शन है, मोदी के ऊपर है कि वो अभी भी ये कहीं पानी वाला तमाशा बार बार लगाएगा कि नहीं, क्योंकि फिर उससे बात फोर्स होगी, पाकिस्तान का हाथ फोर्स होगा और अटैक हो सकते हैं। और अब तो आप ये जानते हैं कि इन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक किया था। ना सिर्फ ये, अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने भी किसी ऐसे डैम्स पे अटैक किया है अभी, जो किया था पाकिस्तान ने अटैक, जो कि इलीगल थे पाकिस्तान की नज़र में। तो इसका मतलब है कि वो एस्केलेशन भी असल में हो गई, जो कि दिस जेंटलमैन वॉज ऑलरेडी सीइंग दिस। ठीक है, मगर मोदी को या गोदी मीडिया को यह नज़र नहीं आया, क्योंकि वो आपको भड़का के इस जंग को कराने में और पाकिस्तानियों को डीह्यूमनाइज करने में और ये दिखाने में कि वो हम तो कोई बहुत बड़े बुली हैं और पाकिस्तान को तो हम एक चपेड़ मारेंगे तो लेट जाएगा। तो क्या हुआ, आगे से मुंह की खानी पड़ गई। फिर इन्होंने ये भी बताया कि स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था, उन्होंने इसमें यह दिखा दिया था कि पाकिस्तान के पास एबिलिटी है कि वो इंडिया को एयर पावर में मैच कर सकता है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हाई अलर्ट जो है वो कन्वेंशनल, साइबर और वाटर रिलेटेड वार्स, ये सारी इनका ख़तरा जो है, इसकी वजह से एक कन्वेंशनल वार भी स्पार्क हो सकती है और काउंटर अटैक पाकिस्तान की तरफ से इमीडिएट होगा, जो कि नहीं हुआ। पाकिस्तान बड़ी देर रुका रहा इस बार और पाकिस्तान मुसलसल इस बात का चांस देता रहा मोदी सरकार को
कि इस बात को मज़ीद एस्केलेट ना करें, डी एस्केलेट करें, छोड़ें, ख़त्म करें बात, मगर इन्होंने नहीं किया। ठीक है, और एंड पे क्या हुआ कि इनको मुंह की खानी पड़ी। तो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एस्केलेशन के डायनामिक्स क्या थे? म्यूचुअल न्यूक्लियर डिटरेंस जो थी उसके बारे में इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बैटलफील्ड स्ट्रेटजीज जो हैं उनकी बेसिस पे डिसाइड होती हैं, और को ये जो अगर फुल स्केल वॉर शुरू की जाए तो असल में इन द एंड बैलेंस सेम है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं। फिर इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ है तो उधर साइबर वॉरफेयर और एंटी स्पेस अटैक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए नहीं, किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी। आई थिंक ये वो शख्स हैं, ये वो जेंटलमैन हैं जिनसे सेन इंडियंस को इनके विजडम से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वट एवर ही प्रिडिक्टेड, जो इन्होंने बताया था वो हमें एक ख़ास हद तक प्ले करता हुआ दिखाई दिया। कुछ चीज़ें जो नहीं हुई वो डेफिनेटली एक और सिनेरियो के लिए हैं, मगर अगर वो सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा तो इन जैसे जो एक्सपर्ट डिफेंस एनालिस्ट होते हैं वो डेफिनेटली उन बातों को फिर असेस करके बैठे होते हैं। ठीक है जी, इन्होंने ये भी कहा कि चाइना के पास इतनी ज़बरदस्त साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इंडिया का इंटरनेट भी बंद कर सकता है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि चाइना की तरफ से अटैक्स होते रहते हैं मगर चाइना का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और इंडिया जो है उसे ब्रश ऑफ करता है क्योंकि वो पंगा नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रिडिक्ट की थी। ठीक है, अब हम नहीं जानते कि इस बार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना मैं को पाकिस्तान की फतह के तबल बजा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आम लोगों को ये बातों की समझ नहीं है, मगर इनकी बातों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को पता हो कि मीडिया झूठ बोल रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और वो ये बता रहा है कि पता नहीं कोई हम जीत रहे थे या हम जीतने वाले थे। ठीक है, और दूसरा तो बिल्कुल ही कोई पुश ओवर है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि आज की इंटरनेशनल वर्ल्ड में डायनामिक्स इतने ज़बरदस्त तरीके से बदल रहे हैं कि हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया, बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई जंग हो। तो गौरव आर्या या अर्नब गोस्वामी या मोदी खुद या अमित शाह, इन लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। पीस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीस में हम सब की तरक्की है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉस्ट इसकी क्या होंगी। जो हॉट वॉर है वो उसकी वजह से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, इंटरनेशनल सैंक्शंस आ सकती हैं और इंडिया की ग्रोथ जो कि इस टाइम 5.5% GDP की है वो हिट हो सकती है, जो कि आई थिंक कि अभी हो सकती है। कुछ ना कुछ फ़र्क तो अभी पड़ेगा। मीडिया जो है, जो हर वक्त सेबर रैटलिंग करता रहता है, हर वक्त जो टेलीविज़न पे जंग चलाई जाती है, स्टूडियो वॉर, वो डोमेस्टिक ऑडियंसेस को सेटिस्फाई तो करती है मगर नेशनल सेल्फ हार्म का वर्ड इन्होंने यूज़ किया, उसका रिस्क बढ़ा देती है। तो कंक्लूजन क्या थी सोनी साहब की अपनी इस वीडियो में, वो ये थी कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली ओवर स्ट्रेच है 5 फ्रंट्स पे। ठीक है, इंडिया के पास एक तो एयर सुपीरियरिटी का प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। उनके ख्याल में जो रफ़ाल आए हैं वो नाकाफ़ी हैं। वो ये भी समझते थे कि रफ़ाल की अभी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई। दूसरी बात है, वो ये बता रहे थे कि चाइना साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहता है और पाकिस्तान इंडिया वॉर के अंदर उसके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो फर्स्ट यूज़र एडवांटेज हासिल कर ले। फर्स्ट यूज़र एडवांटेज का क्या मतलब है? चाइना के केस में और अमेरिका के केस में फर्स्ट यूज़र केस ये होगा, फर्स्ट यूज़र एडवांटेज, कि दोनों में से कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि पहले जंग के दौरान साइबर वॉरफेयर को यूज़ कर चुका है। ये बातें अभी कुछ अरसे में खुलेंगी कि पता चलेगा कि क्या वाकई चाइना ने कोई साइबर वॉरफेयर इंडिया के ख़िलाफ़ किया था इस सारी चीज़ के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि किया था, क्योंकि चाइना बहुत सी चीज़ें चेक करना चाहता है। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग है और मोदी की और गोदी मीडिया की ये गलत फहमी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वन फ्रंट वॉर होगी और हम बड़े आराम से जीत जाएंगे, आई थिंक कि देयर इज़ समथिंग मोर दैट मीट्स द आई इन दिस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, पाकिस्तान का क्या मसला है कि पाकिस्तान के पास एक्ट्स ऑफ वॉर के ट्रिगर हैं, स्पेशली वाटर वाला डिस्प्यूट। दूसरी बात है कि
पाकिस्तान का जो पॉस्चर है, जो पाकिस्तान की फ़िलॉसफी है, वो रैपिड रिस्पांस की है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। तो छोटा जब बड़े से लड़ता है तो उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बड़े को इतनी शदीद मारे कि वो दोबारा रिस्पॉन्ड ना कर सके। तो ये बात जो इनकी थी वो भी बड़े अच्छे तरीके से साबित हो गई कि पाकिस्तान ने जब ये वाला ऑपरेशन अभी किया है, जिसके अंदर इंडिया में एयर बेसिस को, वेपन डिपोज को और बहुत सी और जगहों को हिट किया, तो इतना ज़बरदस्त हिट किया कि इंडिया बेसिकली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इनकी वीडियो का मेन कंक्लूजन क्या था कि टेंशन्स और क्रॉस बॉर्डर स्किर्मिशेस ज़्यादा होंगी, और ये कैलकुलेट कर रहे थे कि इंडिया में जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं वो समझदार हैं, इन सब रिस्क को देखते हुए वो इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो मगर ये हो गया, और होने के बाद ना सिर्फ ये देखने में मिला कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तानीज़ ने अडॉप्ट की है, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली उसको यूज़ किया, और एक दुनिया में इस टाइम एक डायलेमा क्रिएट हो गया कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता था कि चाइना बड़े वेपन्स बनाता है, सब कुछ करता है, क्या वो मगर बैटल टेस्टेड नहीं है। तो ये एक चीज़ जो इस टाइम हुई है वो ये हुई है कि चाइना की टेक्नोलॉजी बैटल टेस्ट इस जंग में हुई है, और इस टाइम बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वॉरफेयर की हिस्ट्री पे नज़र रखते हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि ये एक की मोमेंट हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि चाइना अपने पाँव फैला रहा है, इट्स स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स, और शायद ये उनमें से एक मोमेंट है जहाँ पे ऐसा हुआ। दूसरी बात ये है कि अगली वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा कि चाइना का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के डिफेंस पे वो क्या हो सकता है, और वो इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स पोज करेगा, और क्यों इंडिया को अब ये बात की ज़रूरत है कि सीरियसली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली अगले वक्त में प्रॉब्लम्स बने रहेंगे। अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म जो कि इंडिया की तरफ से होता है पाकिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस की सूरत में हुआ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इंडिया को भी बंद करनी चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से भी टेररिज्म को हर लिहाज से कंट्रोल करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ टॉक्स, दोनों एक दूसरे को गारंटीज दें कि हम एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इन द एंड एक पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। तो ये मैंने वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं, आप इन सारी वीडियोस को इनकी जाके देखें, इनसे सीखें। आई थिंक कि इस तरह के लोग इंडिया की अगर गवर्नमेंट में एडवाइज़र के तौर पे हों तो वो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। मगर अगर आप इन जैसे लोगों की बातों को सुनना ही नहीं पसंद करते तो डेफिनेटली फिर मुल्क को नुकसान होता है ना, जब आप एक एक्सपर्ट को छोड़ के चिंदी चोरों को बिठा दें, और अर्नब गोस्वामी और इस जैसे जर्नलिस्ट और गौरव आर्या जैसे कार्टून जो हैं वो बैठ के आपको टीवी के ऊपर गालियां दे दे के स्ट्रेटजी समझाएं, तो ऐसे तो नहीं होता। जो रिस्पेक्टेड रियल जर्नलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एक्सपर्टी है, आई थिंक उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये बात याद रखें, सबसे कीमती चीज़ अमन है, और जो लोग इसकी कीमत नहीं जानते ना, वो रुल जाते हैं। पाकिस्तान रुलता आया है, आई होप कि इंडिया ना रुले। ठीक है, अभी तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोदी के ऊपर अब इस सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट होने वाला है, और इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो सकती है इसकी वजह से। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।